1920 ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन। लेखक डॉक्टर कुमार शास्त्री। लोकमान्य तिलक का निधन हुआ था। प्रयाग में हुए कांग्रेस अधिवेशन में खिलाफत समिति ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। ये थी 1920 में हुए ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन की पृष्ठभूमि, जिसमें डॉक्टर हेडगेवार ने भाग लिया था। खिलाफत आंदोलन का समर्थन कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत थी। यह कहा जाता है कि इतिहास हमें काल पुरुष से मिली सीख है, उसमें मार्गदर्शन के संकेत होते हैं। उन्हें पहचानना और उनसे सबक लेना ही कालचक्र है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ऐतिहासिक अधिवेशन 100 साल पहले 26 दिसंबर 1920 को नागपुर में हुआ था। नागपुर के पास धंतोली में जिस खुले मैदान में यह अधिवेशन हुआ था, वहीं से आज का कांग्रेस नगर अस्तित्व में आया था। यह नगर उस अधिवेशन के अस्तित्व की गवाही देता है। नागपुर शहर में हुआ यह अधिवेशन वास्तव में अनूठा था, क्योंकि 1920 ही कांग्रेस में तिलक युग के अस्त और गांधी युग के आरंभ के संधिकाल के रूप में इतिहास में दर्ज हुआ था। इसी वजह से कुछ ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं की पृष्ठभूमि इस अधिवेशन को मिली। स्वतंत्रता पूर्व काल की कांग्रेस सच्चे देशभक्तों का संगठन थी। कांग्रेस ही स्वतंत्रता आंदोलन थी। अंग्रेजों के शासन के खिलाफ जनता के असंतोष को रास्ता देने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना एक अंग्रेज सज्जन ने की थी। उनका नाम एलन ह्यूम था। अंग्रेज कूटनीतिज्ञों का मानना था कि ह्यूम साहब कांग्रेस की स्थापना जल्दबाजी में कर रहे हैं, लेकिन ह्यूम का मानना था कि असंतोष को भड़कने दिए बिना उसकी आग को बाहर निकालना आवश्यक था। इसी कारण शुरुआत में कांग्रेस के अधिवेशनों में ब्रिटिश सत्ता के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई जाती थी। बाद में यह परिपाटी बंद हो गई और अनुरोधों, मांगों और अर्ज पेश करने का दौर शुरू हो गया। लोकमान्य तिलक के कांग्रेस में प्रवेश करने पर ही कांग्रेस का असली आंदोलनकारी और उग्र स्वरूप सामने आया। कांग्रेस में अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर विश्वास रखने वाला नरम पंथियों का एक गुट था, तो दूसरी ओर अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर विश्वास न रखने वाला गरम पंथियों का भी एक गुट मौजूद था। कुल मिलाकर भले ही पार्टी में मतभेद और विभिन्न विचार थे, उसके बावजूद उस समय दल में राष्ट्रहित सर्वोपरि था, क्योंकि स्वतंत्रता की लालसा और बलिदान की भावना सब में अत्यंत प्रबल थी। असल में नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन लोकमान्य तिलक की अध्यक्षता में सन 1907 में ही होने वाला था। उस समय नागपुर के तिलक समर्थकों की यही मांग थी, लेकिन नरमपंथी और गरमपंथी गुटों के संघर्ष के चलते अधिवेशन सूरत में आयोजित किया गया। इसके बाद नागपुर के कांग्रेस जन लगभग 12 वर्षों तक लगातार ये आग्रह करते रहे कि कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में हो और लोकमान्य तिलक उसकी अध्यक्षता करे। इसमें मध्य प्रांत कांग्रेस के सदस्य डॉक्टर मुंजे, बैरिस्टर अभ्यंकर, डॉक्टर नाभा खरे, भवानी शंकर नियोगी, नीलकंठ उधोजी, नारायण राव अलेकर, बैरिस्टर गोविंदराव देशमुख, डॉक्टर चोलकर, डॉक्टर परांजपे, हरकरे, बोबड़े आदि महारथियों ने 1907 में ही एक राष्ट्रीय मंडल की स्थापना कर दी। इन महान लोगों के बीच एक ऐसा व्यक्तित्व था जो उम्र में छोटा लेकिन स्वभाव से अत्यंत उग्र था। वे थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। श्री अच्युत बलवंत कोल्हटकर लिखते हैं, जब यह तय हुआ कि कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में होगा तो यहां एक नया जोश भर गया था, लेकिन इस उत्साह पर कुठाराघात करने वाली, बल्कि पूरे देश को आहत करने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। वो घटना थी 31 जुलाई 1920 को भारत के असली नायक, अभिषेक विहीन सम्राट लोकमान्य तिलक का निधन। लोकमान्य के निधन के 10वें दिन डॉक्टर हेडगेवार ने नागपुर में सार्वजनिक हड़ताल, शोभा यात्रा और सभा का आयोजन स्वयं आगे आकर किया। साथ ही
11 से 18 अगस्त के बीच नागपुर में असहयोग सप्ताह भी मनाया गया। उस समय प्रकाशित किए गए पत्रक पर डॉक्टर हेडगेवार के हस्ताक्षर होने का उल्लेख मिलता है। लोकमान्य तिलक के अवसान के बाद कांग्रेस के नेतृत्व की कमान महात्मा गांधी के हाथ में आ गई। गांधी जी ने असहयोग का नया चरण शुरू किया। उस समय खिलाफत आंदोलन को लेकर सहमति, असहमति और मतभेद गहरे हो रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में 26 दिसंबर को नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में जहां महात्मा गांधी का नेतृत्व शीर्ष पर दिखाई देता है, वही डॉक्टर मुंजे, बैरिस्टर अभ्यंकर और डॉक्टर हेडगेवार जैसे प्रमुख व्यक्ति भी बहुत अधिक सक्रिय नजर आते हैं। यहां तिलक समर्थकों का गरम गुड़ भी दिखता है और महात्मा गांधी का नरम गुड़ भी। यह अधिवेशन जहां असहयोग आंदोलन का समर्थन करता है, वही तिलक स्वराज्य फंड की भी स्थापना करता है। कुल मिलाकर विचारों के विरोध और मतभेदों के बावजूद यह अधिवेशन एकता का उत्कृष्ट उदाहरण था। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिवेशन की पृष्ठभूमि उस समय देश में निर्णायक मोड़ साबित होने वाले और विवादास्पद रहे खिलाफत आंदोलन से गहराई से जुड़ी थी। महात्मा गांधी का यह विचार था कि तुर्कस्तान के खलीफा के समर्थन में भारत के मुसलमानों का आंदोलन करना और हिंदुओं को आंदोलन के नेता मौलाना शौकत अली तथा मौलाना मोहम्मद अली को बिना शर्त समर्थन देना हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आवश्यक है। लेकिन तिलक समर्थकों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि जिस आंदोलन से हिंदुस्तान का कोई सीधा संबंध नहीं है, उस खिलाफत के प्रश्न को घर में नहीं लाना चाहिए। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हिंदू अपने बलबूते पर पूरी तरह सक्षम है। उनका तर्क था कि 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ हिंदू मुसलमान लाल बाल पाल के नेतृत्व में मिलकर संघर्ष कर रहे थे। लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में तब भी हिंदू मुस्लिम एकता थी। गरमपंथी विचारों के एक गुट ने कहा कि गांधी जी को बिना शर्त समर्थन देने की जिद छोड़ देनी चाहिए। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के पक्ष में थे, जबकि अली बंधु रक्त रंजित क्रांति यानी हिंसक आंदोलन की पैरवी कर रहे थे। सहिष्णुता गांधी जी का जीवन मूल्य था, जबकि अली बंधुओं का स्वभाव धार्मिक कट्टरता से भरा हुआ था। पंडित नेहरू ने अपनी आत्मकथा में मौलाना मोहम्मद अली का उल्लेख करते हुए लिखा है कि वे मोस्ट इरेशनली रिलीजियस यानी अत्यंत धर्मांध थे। इसके बावजूद महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन से उपजे मुसलमानों के असंतोष और जालियांवाला बाग नरसंहार से उत्पन्न भारतीयों के असंतोष को जोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन का नया चरण शुरू किया। लोकमान्य तिलक के निधन के बाद प्रयाग में हुए कांग्रेस अधिवेशन में खिलाफत समिति ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया। विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इस असहयोग आंदोलन में डॉक्टर हेडगेवार भी सक्रिय रूप से शामिल हुए थे। ऐसा उल्लेख है कि असहयोग आंदोलन के दौर में डॉक्टर हेडगेवार को मध्य प्रांत कांग्रेस समिति ने असहयोग मंडल का सदस्य नियुक्त किया था। उन्हें मुख्य रूप से सभाओं का आयोजन और योजनाओं का निर्माण जैसे दायित्व सौंपे गए थे। छात्र जीवन से ही डॉक्टर हेडगेवार की प्रखर देशभक्ति सभी को ज्ञात थी। कलकत्ता में डॉक्टरी की पढ़ाई करते समय वे पंजाब, राजस्थान और बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में भी रहे। वे सशस्त्र क्रांति की सीमाएं भली भांति जानते थे। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत कलकत्ता से नागपुर लौटने पर वे कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता बने। यहां भी उनकी भूमिका तत्कालीन परिस्थितियों के विश्लेषण और राष्ट्र चिंतन की रही। वे कांग्रेस पार्टी की सीमाओं से परिचित थे और पार्टी की सभी नीतियां उन्हें स्वीकार्य नहीं थी। वे खिलाफत आंदोलन के विरोधी थे और पूर्ण स्वतंत्रता व साम्राज्यवाद विरोध जैसे मुद्दों पर भी उनके मतभेद स्पष्ट थे। इसी कारण उन्होंने नागपुर नेशनल यूनियन नामक एक अलग संस्था स्थापित की, जिसमें डॉक्टर नाभा खरे, विश्वनाथराव केलकर, मंडलेकर, बोबड़े, चोरघड़े और हरकरे जैसे नेता उनके साथ थे। डॉक्टर हेडगेवार ने देशभक्ति के जो 10 सूत्र अपनाए थे, उनमें समाज और राष्ट्र की सेवा तथा सामाजिक एकता की भावना को सर्वोच्च स्थान दिया था। इसके बावजूद उन्हें अपने लिए
देशभक्त कहलाना पसंद नहीं था। वे नेपथ्य से काम करने वाले और अनुशासन प्रिय थे, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन में स्वयं को पूरी तरह झोंक दिया था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि लोकमान्य की तरह ही डॉक्टर हेडगेवार का दृष्टिकोण भी साधनों की विविधता पर आधारित था। राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपनाए गए अहिंसक मार्ग से संचालित असहयोग आंदोलन का उन्होंने पार्टी अनुशासन के कारण विरोध नहीं किया। डॉक्टर हेडगेवार के संदर्भ में एक विलक्षण तथ्य यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा के कारण ही वे तत्कालीन राजनीति में उतरे थे, और वो भी केवल राष्ट्रहित के लिए। क्रांतिकारी संगठनों, शस्त्रधारी दलों, कांग्रेस और हिंदू महासभा जैसे सभी संगठनों से उन्होंने धीरे धीरे स्वयं को अलग कर लिया। राजनीति में भी वे ईर्ष्या, सत्ता, स्पर्धा और चुनाव जैसे घटकों से सदैव दूर रहे। इन सभी सीमाओं का डॉक्टर हेडगेवार को भान था। समाज के संगठन के बिना इस देश का कोई विकल्प नहीं है, ये समझकर ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक एक विशुद्ध सामाजिक संगठन की स्थापना की। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था। उस समय प्रांतीय कांग्रेस समिति के राष्ट्रीय मंडल की ओर से नागपुर से संकल्प नामक हिंदी साप्ताहिक निकालने का प्रयास हुआ। मराठी में महाराष्ट्र समाचार पत्र तो था ही, किंतु महाकौशल और मध्य प्रांत के हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी इसका प्रसार आवश्यक था। इस संकल्प पत्र के संगठनकर्ता के रूप में डॉक्टर हेडगेवार को नियुक्त किया गया। उन्होंने महाकौशल और मध्य प्रांत क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क और प्रचार प्रसार किया। यहां उनका संगठन कौशल और दूरदर्शिता स्पष्ट रूप से प्रकट हुई। छात्रों और युवाओं के बीच सभाएं, भाषण और उत्सवों का आयोजन करके डॉक्टर हेडगेवार ने व्यापक मित्र मंडल और लोक संग्रह खड़ा किया। डॉक्टर हेडगेवार स्वयं प्रभावशाली वक्ता थे। उनके साथ डॉक्टर मुंजे, शंकर दत्त पेंडसे, लोकनायक बापूजी अणे, राजे लक्ष्मणराव भोसले, डॉक्टर परांजपे और मजदूर नेता रामभाऊ रुईकर जैसी प्रमुख हस्तियों का भी सामूहिक सहयोग रहता था। दिसंबर 1919 में अंग्रेजों द्वारा मनाए गए शांति दिवस को नकारने में डॉक्टर हेडगेवार ने अग्रणी भूमिका निभाई। जालियांवाला बाग नरसंहार की पृष्ठभूमि में उन्होंने कैन वी सेलिब्रेट पीस इस शीर्षक से एक पत्रक प्रकाशित कर सरकार का विरोध किया और उस वर्ष अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। जालियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना वे नहीं भूले। इसी दौरान अधिवेशन के अवसर पर डॉक्टर ल.वा. परांजपे के नेतृत्व में भारत स्वयंसेवक मंडल की स्थापना की गई। जुलाई की शुरुआत से ही 1 से 1,500 स्वयंसेवकों को तैयार करने का प्रयास प्रारंभ हुआ। प्रचार दौरे, भाषण, गांव-गांव में संपर्क, किसान भाइयों की सभाएं, सम्मेलन जैसी गतिविधियों में डॉक्टर मुंजे और डॉक्टर हेडगेवार की सक्रिय भूमिका रही। इन गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट 1920 में महाराष्ट्र समाचार पत्र में प्रकाशित हुई। डॉक्टर हेडगेवार का विशेष आग्रह था कि स्वयंसेवकों के पथक के लिए एक निश्चित वेशभूषा निर्धारित की जाए। उनका मत था कि यह पथक केवल अधिवेशन तक सीमित न रहे, बल्कि स्थायी रूप से राष्ट्रीय कार्यों में सहयोग करते रहे। गांव-गांव के जुलूसों और सभाओं में अनुशासन व व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी ऐसे स्वयंसेवक दल आवश्यक थे। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत स्वयंसेवक मंडल सक्रिय रहा। इन सभी पूर्व तैयारियों का प्रत्यक्ष लाभ 26 दिसंबर के अधिवेशन में देखने को मिला। आज जिस स्थान पर नागपुर का कांग्रेस नगर स्थित है, वहीं उस समय कांग्रेस अधिवेशन का भव्य मंडप खड़ा किया गया था। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस अधिवेशन में 3000 स्वागत मंडल के सदस्य तथा 7 से 8000 दर्शकों समेत कुल 14,583 लोगों की उपस्थिति रही। संख्या की दृष्टि से 1928 तक ऐसा विराट अधिवेशन कांग्रेस के इतिहास में नहीं हुआ था। इस अधिवेशन में स्वयं सेवकों की अग्रणी भूमिका डॉक्टर हेडगेवार और डॉक्टर परांजपे ने निभाई। भोजन और छात्रावास व्यवस्था की विशेष जिम्मेदारी स्वयं डॉक्टर साहब को सौंपी गई थी। उन्होंने न केवल गणवेशधारी स्वयंसेवकों के दल खड़े किए, बल्कि भीड़ नियंत्रण, विभिन्न स्थलों पर अनुशासन बनाए रखने
और संपूर्ण कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने का कार्य इतनी सूक्ष्मता और दक्षता से किया कि अधिवेशन की अनुशासन पूर्ण व्यवस्था को देखकर सभी उनकी प्रशंसा किए बिना न रह सके। डॉक्टर हेडगेवार ने यह प्रत्यक्ष कर दिखाया कि वास्तव में स्वयंसेवक कैसा होना चाहिए, उसे किस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए और अनुशासन की मूल भावना क्या होनी चाहिए। यही आदर्श स्वयंसेवकत्व के बीज स्वरूप के रूप में उस अधिवेशन में स्पष्ट रूप से अंकुरित हुआ। 10 अक्टूबर 1920 को नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें लगभग 550 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस समिति में डॉक्टर हेडगेवार भी सक्रिय सदस्य के रूप में उपस्थित थे। उस समय समिति के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण विषय अधिवेशन के अध्यक्ष का चयन था। लोकमान्य तिलक के निधन से एक गहरी शून्यता पैदा हो चुकी थी। भले ही महात्मा गांधी का नेतृत्व अधिवेशन को मिला था, फिर भी कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को अध्यक्ष पद के लिए पसंद किया जा रहा था। इसी कारण यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया था कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होना चाहिए। नागपुर के तिलक समर्थकों ने योगी अरविंद घोष का नाम आगे किया। डॉक्टर मुंजे और डॉक्टर हेडगेवार श्री अरविंद से मिलने के लिए स्वयं पौंडीचेरी गए, लेकिन अरविंद ने विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। प्रांतीय कांग्रेस ने अध्यक्ष पद के लिए अरविंद घोष के अलावा विजय राघवाचार्य, चित्तरंजन दास, मोहम्मद अली और क्रांतिकारी श्याम सुंदर चक्रवर्ती के नाम भी सुझाए थे। डॉक्टर हेडगेवार ने पहले श्री अरविंद का नाम और बाद में श्याम सुंदर चक्रवर्ती का नाम प्रस्तावित किया, लेकिन पंजाब, बिहार, दिल्ली, मद्रास और मुंबई ने श्री विजय राघवाचार्य का नाम प्रस्तावित कर दिया। डॉक्टर हेडगेवार का विजय राघवाचार्य के नाम पर सैद्धांतिक विरोध था, क्योंकि जालियांवाला बाग के असंतोष की पृष्ठभूमि में विजय राघवाचार्य ने गवर्नर का चाय पान स्वीकार किया था, जो कई लोगों को खटकने वाला था। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार का मानना था कि अध्यक्ष विवादास्पद नहीं बल्कि बेदाग होना चाहिए। लेकिन अंततः बहुमत से विजय राघवाचार्य अधिवेशन के अध्यक्ष चुन लिए गए। डॉक्टर मुंजे का समर्थन विजय राघवाचार्य को था। इसी कारण डॉक्टर हेडगेवार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अनुशासन प्रिय और अनुशासित डॉक्टर अधिवेशन में सक्रिय रहे। विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि अध्यक्ष के बारे में डॉक्टर का अभिमत ही अंततः सही साबित हुआ। श्री विजय राघवाचार्य का अधिवेशन का अध्यक्षीय भाषण विरोधाभासपूर्ण रहा। इंडियन रिव्यू, जन्मभूमि और महाराष्ट्र जैसे समाचार पत्रों ने यही टिप्पणी की। इस अधिवेशन में बैरिस्टर चित्तरंजन दास ने असहयोग का 9 पन्नों का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, पुरी के श्री शंकराचार्य, स्वामी श्रद्धानंद, श्याम सुंदर चक्रवर्ती और जमुना दास मेहता ने इसे समर्थन देकर पारित करा दिया। इसी अधिवेशन में आधिकारिक रूप से खिलाफत समिति और कांग्रेस के गठबंधन की घोषणा भी की गई। इसके अतिरिक्त अस्पृश्यता निवारण, तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना और हिंदी भाषा को स्वीकार करने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित हुए। इस अधिवेशन के दौरान डॉक्टर हेडगेवार ने विषय समिति की बैठक में एक समानांतर प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस को अपने उद्देश्य पुनः परिभाषित करने चाहिए। कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता, भारतीय गणतंत्र की स्थापना और साम्राज्यवादी अत्याचार से राष्ट्र को मुक्त करना होना चाहिए। लेकिन यह प्रस्ताव भी नामंजूर कर दिया गया। इस प्रस्ताव पर मॉडर्न रिव्यू ने मार्मिक टिप्पणी करते हुए लिखा, बट द प्रपोज्ड रिजोल्यूशन विच एक्साइटेड लाफ्टर अमंग सीरियस माइंडेड पीपल डिजर्व्ड अ बेटर फेट देन व्हाट इट मेड विद द सब्जेक्ट कमिटी। पत्रिका ने आगे लिखा कि यह सुखद है कि कांग्रेस स्वागत समिति में गणराज्य के समर्थक अर्थात रिपब्लिकन कार्यकर्ता मौजूद है। इसका आशय यह था कि यह प्रस्ताव डॉक्टर हेडगेवार और उनके नागपुर नेशनल यूनियन के साथियों द्वारा रखा गया था, जो स्वयं में उनके लिए एक बड़ी प्रशंसा थी। इसी घटनाक्रम में गौ रक्षा का एक प्रस्ताव भी अधिवेशन में आया था, लेकिन वो भी खारिज कर दिया गया। खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि के कारण उसे नकारा गया, जिस पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी वहां स्पष्ट देखी गई। एक बात निश्चित है कि इन सभी घटनाओं के कारण डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में
पहचाने जाने लगे। अप्रैल 1921 में उन्हें मध्य प्रांत के तिलक स्वराज्य फंड का सदस्य नियुक्त किया गया। आगे असहयोग आंदोलन की आंधी में मई 1921 में डॉक्टर हेडगेवार पर अंग्रेजों ने राजद्रोह का आरोप लगा दिया। ये मुकदमा उस समय बेहद चर्चित हुआ था और डॉक्टर को सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई गई। ये पूरा प्रसंग मूल रूप से पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि ये स्वयं इतिहास में दर्ज है। डॉक्टर हेडगेवार पर नाह पालकर की पुस्तक में और दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर राकेश सिन्हा, जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, उनके शोध ग्रंथ में इन सभी घटनाओं और संदर्भों का विस्तार से उल्लेख मिलता है। नागपुर के डॉक्टर हेडगेवार की तरह ही इस पुस्तक में डॉक्टर परांजपे, डॉक्टर चोलकर, वीर हरकरे, डीवी देशमुख, समीमुल्ला खान, अलेकर, मंडलेकर, बोबड़े जैसे अनेक महानुभावों के संदर्भ में भी पढ़ने को मिलता है। नागपुर के लोगों के लिए ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। ऐसे उल्लेख भी मिलते हैं कि उस दौर में डॉक्टर हेडगेवार सफेद खादी की टोपी और खादी का दुपट्टा पहनते थे। फिर वेंकटेश नाट्य सभागृह यानी कि श्याम टॉकीज में डॉक्टर नाबा खरे की अध्यक्षता में सभा हुई। उसमें पंडित मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खान के भाषण हुए और उसके बाद डॉक्टर हेडगेवार का छोटा लेकिन प्रभावी भाषण हुआ। उस समय डॉक्टर अंसारी, श्री राजगोपालाचारी, श्री कस्तूरी रंग अयंगर भी मौजूद थे। ये सभी घटनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसका उल्लेख करने का कारण यह है कि कांग्रेस उस समय देशभक्ति से जुड़ा एक जन आंदोलन थी। स्वतंत्रता के लिए उत्कंठ रूप से समर्पित और पूर्ण स्वतंत्रता के उच्च लक्ष्य पर अड़िग। नागपुर का 26 दिसंबर 1920 का अधिवेशन इस देशभक्ति के इतिहास का साक्षी है। इसीलिए वर्तमान में किसी भी प्रकार के पक्षपात के बिना पूरे नागपुर शहर को इस ऐतिहासिक घटना का उदारतापूर्वक स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इसी इतिहास ने बीज रूप में भविष्य की कई उपलब्धियों का उद्घाटन किया है। लेखक विदर्भ के ख्यातनाम वक्ता और विचारक हैं।